स्टूडेंट वेलकम टू नेटक्रैकर जी कक्षा पोर्टल। मैं अनुराग शर्मा इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिजीम्स के ऊपर। लोकतांत्रिक प्रणालियां किस प्रकार की हो सकती हैं, या फिर हम इसको राजनीतिक प्रणालियों के तौर पर अगर समझे तो ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं। देखिए, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं उस एक तरीके की, उस एक सिस्टम की जिससे किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को चलाया जाता है, वो हम बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर समझते हैं। शुरुआती तौर पर जब हम लोगों ने अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जितने भी मेन थिंकर थे, स्पेशली अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में जो थिंकर आए हमारे, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, या उसके बाद जब मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, तो इन सबका फोकस इसी चीज पे होता है कि कोई भी राज्य अपनी प्रणाली को किस प्रकार से सुनिश्चित तौर पर चला सके, जिससे उसके कार्य प्रणाली और उसके जो व्यक्ति हैं, लोग जो हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से रह सके। यहाँ तक कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की भी जब हमने बात की, तो हमने चाणक्य को पढ़ा, हमने किस प्रकार से चाणक्य जो है उस समय जनपदा की बात करते हैं, लोग जो है, पॉपुलेशन जो है उसकी बात करते हैं, सप्तांगा थ्योरी देखे जाते हैं। बेसिकली राजा को ये समझाते हैं कि राज्य को किस तरीके से चलना चाहिए। तो ये सारे जो तथ्य थे उस समय के, जो कथन थे उस समय के, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, वो हमें दिखाती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि राज्य को एज अ एंटिटी किस तरीके से रन किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो हम एक गाड़ी और एक गाड़ी के चालक के तौर पर इसको देख सकते हैं कि गाड़ी का अपना एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि हमें 700 किलोमीटर ड्राइव करनी है आज, तो मैं कहूंगा क्या, पहले सबसे पहले क्या कोई ड्राइवर है इसको ड्राइव करने के लिए 700 किलोमीटर? ठीक है, क्या कोई इसको ड्राइव कर सकता है? तो पहला ये एक अलग चीज हो गई, एक तरह से हम इसको ह्यूमन जो पार्ट है, हम इसको उन लोगों के तौर पर लेते हैं जो किसी भी राज्य में रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो गाड़ी है, जो कि हमारा राज्य है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, क्या ये 700 किलोमीटर चल सकती है, क्या टायर्स में हवा ठीक है, क्या इंजन में ऑयल है, सब चीजें हैं, ब्रेकिंग सिस्टम सही है। तो पहले हम इसको दुरुस्त करेंगे। ठीक है, हम इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि गाड़ी 700 किलोमीटर चल सकती है या नहीं चल सकती, क्या दिन में चलने के लिए उसके पास जो चीजें चाहिए वो है, क्या इंजन गर्म तो नहीं हो जाएगा, क्या रात में लाइटिंग है। तो ये सारी चीजों को जो है थिंकर्स ठीक करते हैं वन बाय वन। उसके बाद बात आती है ड्राइवर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये ड्राइवर जो है, ये वो लोग हैं, पीपल हैं, राज्य के नागरिक हैं। एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आपको समझाने के लिए बहुत सही रहा होगा। अब हम राज्य की जब बात करेंगे और यहाँ पे हम प्रणालियों की बात करते हैं, किस प्रकार से राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की जाए, इकोनॉमिकल वैल्यूज की बात की जाए, ये सब एक राज्य को चलाने की प्रणाली हो गई। पर इस राज्य का सबसे अभिन्न अंग क्या है? वो इसके लोग हैं जो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि लोगों के बिना तो राज्य नहीं बन सकता। तो इन लोगों के लिए क्या होगा? इन लोगों के लिए होगा जस्टिस, न्याय की व्यवस्था की जाएगी, ह्यूमन राइट्स की जो है व्यवस्था की जाएगी, और इस प्रकार का राज्य बनाया जाएगा जहां पे एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपनी तरक्की, अपने आने वाले भविष्य को देख सके। तो जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में इसको पढ़ते हैं, तो हम दो अलग अलग एरिया में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो है वो प्रणालियां जो कि डेमोक्रेटिक प्रणालियां हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं। दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक प्रणालियां, गैर जो है आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणालियां जो है। फर्क क्या होता है? बहुत सीधा सा फर्क होता है। डेमोक्रेसी जो होती है फॉर द पीपल होती है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो वहां पर इस तरह के सिस्टम होते हैं जहां पर आप अथॉरिटेरियन सिस्टम की बात करेंगे, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम है जो बहुत ज्यादा रिजिड है अपनी अपनी एक अपनी डेवलपमेंट को लेके, और लोगों की ज्यादा केयर नहीं की जाती है, इंडिविजुअल राइट्स की या ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। मेरे पीछे एक डायग्राम है जो आपको समझाएगा कि डेमोक्रेसी बेसिकली किन एस्पेक्ट्स को फोकस कर रही है। पावर, पावर टू द पीपल, बेसिकली टू द पीपल, ठीक है ना, लोगों के लिए पावर हो रही। पावर किस फॉर्म में आएगी? ह्यूमन राइट्स की फॉर्म में आएगी, ठीक है। जस्टिस जो होता है उसको दिया जाएगा। प्लेटो जब अपने समय में बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो उसको एक तरह से डेमोक्रेसी को एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स मानते हैं, क्योंकि प्लेटो को उस समय में ये तथ्य देना पड़ता है कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतांत्रिक शासन की बात करें, तो लोग इतने ज्यादा समर्थ नहीं है कि वो अपना नेता खुद चुन सकें, ठीक है, वो अपना नेता खुद चुन सके, लोग इतने ज्यादा समर्थन नहीं है, तो डेमोक्रेसी को वो उस समय में रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
ऑल्दो जब एरिस्टोटल आते हैं और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को वो भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, परंतु वो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अगर उस समय में एक संवैधानिक तौर पर डेमोक्रेसी को लाया जाए और जो है हायरार्की ना चले, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, अगर ये सब ना हो तो फिर डेमोक्रेसी को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आने वाले समय में जो मॉडर्न थिंकर आते हैं, शुरुआती तौर पर हम लोगों ने देखा कि हमारे दो मेन थिंकर, अगर हम बात करें मैकियावेली या हॉब्स की, तो इन दोनों ने बेसिकली ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, राज्य की शक्ति जो थी उसको आधार बनाते हुए अपनी बात को कहा। परंतु बाकी के जितने भी चिंतक आते हैं वो सब इस चीज पे फोकस करते हैं कि राज्य के अंदर लोगों की स्थिति क्या होगी। हम अगर बात करें लॉक की या रूजो की, तो वो व्यक्तिगत आजादी को फोकस करते हैं, डेमोक्रेसी के आइडियाज में बिलीव करते हैं, लिबर्टी के आइडियाज में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी एंड ह्यूमन वैल्यूज, यही है डेमोक्रेसी, यही इसी की डिमांड जो है होती है। आप इस छोटे से कार्टून में भी देख सकते हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सिविल वैल्यू, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो एक नींव थी वो इन्हीं विचारों से कहीं ना कहीं निकल के आई। जब ये डिसाइड किया गया कि जो राज्यों का निर्माण होगा या जो राज्य की प्रणाली होगी, वो हर एक प्रणाली जो है वो वेलफेयर एंड द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए रखी जाएगी। आज भी आप मॉडर्न स्टेट्स में देखते हैं, हम जब भी किसी स्कीम की बात करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी नया प्लान लाती है, फॉर्मुलेट करती है उसको, तो बहुत लंबा फ्यूचर का प्लान होता है, 30 सालों में ये डेवलपमेंट होगी, 25 सालों में ये डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से जो आज के समय में डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स हैं वो फ्यूचर को एक तरह से टारगेट करके आगे चलती है। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बेसिक जो डिफरेंस है उसको तो समझ ही गए हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है। आगे वाले पॉइंट्स में हम कुछ और चीजों को भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अब डेमोक्रेसी के कुछ और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के कुछ बेसिक फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, तो किस तरीके से चलती हैं या किन चीजों पर बेसिकली बेस्ड होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। बेसिकली आप वोट के थ्रू इसको चूज करते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आप देश के तौर पर इसको जानते हैं। रीजन ये है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, यहाँ पर अलग अलग लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, आप कह सकते हैं पूरे साल ही कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहते हैं। और भारत में बहुत लोअर लेवल से लेके बहुत हायर लेवल, हमारे प्रधानमंत्री से लेके और जो आप कह सकते हैं किसी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तक, ये सब लोगों को चुनावों के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। इसलिए भारत को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया की माना जाता है। कुछ और फीचर्स की बात करें, फ्री एंड फेयर इसको कहा जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, तो रूल बाय फोर्स के ऊपर आधारित होती है, जहां पर या तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, रिजिड मोनार्की है जैसे कि अब हम बहरीन में देखते हैं, इस तरह की मोनार्कियल सिस्टम है, या फिर डिक्टेटरशिप है जैसे कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन बैठे हैं। इस तरीके की चीजें जो है नॉन डेमोक्रेटिक आप रिजीम्स में आप कह सकते हैं। इसकी कुछ फॉर्म्स की हम बात कर देते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक में आप देखिए इलेक्टोरल जो है, जिसको आप निर्वाचित करके भेजते हैं। लिबरल बेसिकली उदारवाद के ऊपर आधारित है। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं जैसे अमेरिका में सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा मेजोरिटेरियन के मेजोरिटी जिसकी है वो राज करेंगे बेसिकली। पार्टिसिपेटरी, ठीक है, कि अगर 2 या 3 ग्रुप जो है पार्टिसिपेशन करके भी आप जो है एक तरह से गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक विल। दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली जो फॉर्म हमारे सिलेबस में दी गई हैं, इन फॉर्म्स को हम अपने सिलेबस में ज्यादा डिस्कस नहीं करते आए और ना ही हमारे सिलेबस में कोर पार्ट रही हैं, परंतु इनको समझना जरूरी है क्योंकि हम जब मेन एरियाज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। पैट्रियार्की से निकलता है पैट्रियटिज्म, जिसका मतलब है बेसिकली पैतृकवाद। बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, एक तरह से मोनार्कियल फॉर्म ही है ये। पर ये मोनार्कियल फॉर्म कई और तरीके से भी अप्लाई हो सकती है। कई ऐसी जगह होती है जहां पर कोई शेख राज कर रहा है, कोई सरदार राज कर रहा है,
और वो अपने बेटे को या उसके बेटे को इस तरह से आगे बढ़ाता जा रहा है। आप इसको एक मोनार्कियल फॉर्म ही कह सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रिजीम्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो अफसरशाही होती है, जब वही पूरी तरीके से देश पर राज करे तो उसको एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म आप कह सकते हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इसका उदाहरण देखने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कई बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप को झेल चुका है। हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के अंदर भी हम लोगों ने अफ्रीका के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि कई एरियाज के अंदर इस तरह के इश्यूज देखने को मिले, जहां पर मिलिट्री ने पूरा का पूरा एरिया को कैप्चर कर लिया, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उनको मार दिया गया और पूरे सिस्टम को मिलिट्री ने अपने अंडर ले लिया। पाकिस्तान में हम लोगों ने ये चीज देखी थी 1999 की कारगिल वॉर के बाद। परवेज मुशर्रफ जो वहां के जनरल थे, उन्होंने पूरे के पूरे जो है सिस्टम को कैप्चर कर लिया था और बहुत लंबे समय तक एज अ डिक्टेटर वो पाकिस्तान को रन करते रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटलिटेरियन या फासिस्ट गवर्नमेंट्स की, तो बेसिकली ये दो वर्ड जो थे ये ज्यादा फेमस हुए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब फांसीवाद जर्मनी में फैला और अडोल्फ हिटलर की गवर्नमेंट सत्ता में आई, उस समय नाजी पार्टी सत्ता में आई। तो उस समय हैना एरेंट बुक भी लिखती हैं जो टोटलिटरिज्म के ऊपर होती है। बेसिकली टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो पूरी तरीके से एक बहुत रिजिड कंट्रोल कर लेती हैं और कोई भी आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट या कोई पब्लिक वेलफेयर एग्जिस्ट नहीं करता है बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट्स के अंदर। होलोकॉस्ट ऐसे इश्यूज हम लोगों ने सुने हैं और पढ़े भी हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम हुआ, उसका एक बड़ा जो रीजन था, कारण था, वो ये टोटलिटेरियन और फासिस्ट गवर्नमेंट्स ही थी। इसके अलावा अगर आज के दौर में बात की जाए तो हम कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उनको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड की टॉप जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आती हैं, यूएस से अमेरिका, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी। ये वो देश हैं जहां पर पूर्ण तौर पर लोग ही चुनते हैं कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, जॉर्डन, क्यूबा और अब शायद अफगानिस्तान भी इसके अंदर जुड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों ने नहीं चुना, तालिबानियों ने उसको कैप्चर करा और पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, एक डमी फॉर्म में गवर्नमेंट। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है जहां पर है पहली बार ऑल्दो अफगानिस्तान में दूसरी तीसरी बार हो रहा है, बट एक टेररिस्ट ग्रुप जो है देश को चला रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या फर्क होता है एक नॉन गवर्नमेंटल एंड जो एक डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बीच में। इन पॉइंट्स को जब हम और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं तो हम इनको दो पार्ट्स में बेसिकली बांट देते हैं कि इन दोनों फॉर्म्स में सिविल राइट्स को लेके क्या कहा जाता है, यहाँ पर सिविल राइट्स क्या है, यहाँ पर सिविल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स की क्या डेफिनेशन है और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या डेफिनेशन है। तो ऑल्दो ये पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट हम जब थिंकर्स की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम जब बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, जैसा कि मैंने शुरुआती तौर पर आप लोगों से कहा, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेसिकली कुछ चीजों को फोकस करके चलती है, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किन चीजों पे फोकस करेगी? वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये वेलफेयर ऑफ स्टेट होगा कैसे? पीपल वेलफेयर से। पीपल वेलफेयर कैसे होगा? डिलीवरिंग ऑफ जस्टिस, अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स। अब इसको समझना बहुत जरूरी है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत इन डेप्थ जाके हमें पढ़ना पड़ता है, बट हम बहुत शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि जिस बच्चे का बेस भी वीक है उसके लिए भी इस चीज को समझना बहुत आसान हो। देखिए, आज आप भारत जैसे देशों की जब बात करते हैं, दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि किसी देश में कोई एक मुद्दा उठा, कुछ भी अगर हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, किसी चीज को लेके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ लॉज को फॉलो करती है। किस तरह के लॉज होते हैं? बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो संविधान होते हैं हम उनकी बात करते हैं। संविधान किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने की एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक की बुक होती है जो कि बताती है कि किस तरह के कानूनों को या किस तरह के नियमों पे देश जो है
चल सकता है। और जब इन नियमों के खिलाफ कभी भी गवर्नमेंट जाती है, बेसिकली वो गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना है, तो ऐसे में लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे में लोग उस गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे में लोग अपने वोट के द्वारा गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। बट नॉन गवर्नमेंटल डेमोक्रेसीज में ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब बात करते हैं जस्टिस की, कानूनों की, तो आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। भारत की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की अगर हम बात करें, हमने मिनर्वा मिल केस के बारे में पढ़ा, केशव नंदा भारती केसेस के बारे में हम सुनते हैं। तो केसेस की जब हम एग्जांपल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, तो एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोले या फिर हम कह सकते हैं इंडिया की जुडिशरी, उसने इंटरवेन किया और न्याय को डिलीवर किया। ठीक है, और फाइनली जो इंडिविजुअल था उसकी जीत हुई। परंतु क्या नॉन गवर्नमेंटल डेमोक्रेसीज में ऐसा हो सकता है? क्या वहां पॉसिबल है कि कोई उठ के सरकार के खिलाफ कुछ बोले और उसका उसको जस्टिस मिल जाए? क्या होगा ऐसी कंडीशन में? या तो उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, या उसकी आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो हाल फिलहाल में हमने तालिबान में देखा कि किस तरह का क्योस फैला हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती आर्मी के अंदर, वुमेन जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, ओपन में घूम नहीं सकती, आपको कुछ पर्टिकुलर तरह की जो है ड्रेसेस को पहनना पड़ेगा, स्कूल में आपको अलग रहना पड़ेगा, आप किसी भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, आप म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकती, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा आप नहीं बन सकती, टीवी शोज में आप नहीं आ सकती, मॉडलिंग नहीं कर सकती, अपने पसंद का खाना तक नहीं खा सकते। ठीक है, तो क्या इस तरह की चीजें गवर्नमेंटल, या हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, हमने उसमें कभी सुना? ऐसा नहीं सुना। हमने तो ये सुना है कि यूएसए के अंदर वुमेन इकट्ठी हुई और वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, फेमिनिज्म की एक वेव आई, वेव की वेव आती रही। भारत में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो वुमेन अपलिफ्टमेंट है उसके लिए खुल के सरकार काम करती है। बहुत छोटे एनजीओ के लेवल से भारत सरकार तक वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात करती है, हर एक सेक्टर को फोकस किया जाता है, एससी एसटी राइट्स के लिए बात की जाती है। परंतु अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ह्यूमन राइट। अभी जो पॉइंट्स मैंने सारे बोले ये पार्ट है सारा ह्यूमन राइट का। भारत सरकार मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी है, ठीक है, या फिर हम किसी भी देश का उदाहरण ले, तो क्या आपने सुना है कि अमेरिका में कि किसी एक व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ बोला और उसको सीधा मार दिया गया? नहीं, देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर। अगर व्यक्ति कुछ गलत करता है तो भारत के संविधान के आधार पे, इंडियन जो पीनल कोड है उसके आधार पर उसको सजाएं सुनाई जाती हैं। हाँ, हो सकता है कि वो कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है उसको बहुत माइन्यूट टाइम से छोड़ दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी भारत जो है, भारत का संविधान जो है आपको ह्यूमन राइट्स देता है, आपके घूमने का राइट, आपके खाने पीने का राइट, आपको भारत में फ्रीली कहीं भी जाने का राइट, कोई भी प्रोफेशन जो लीगली एक्सेप्टेड है उसको करने का राइट, कुछ भी बोलने का राइट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको देता है, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने का राइट, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनने का राइट। इस तरह के सभी राइट से भारत का जो संविधान है आपको एक तरह से वो गिफ्ट करता है आपको ये सारे राइट। पर अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करें तो वहां पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि आप पीपल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर के तौर पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक बेसिक हमने समझा कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक वेलफेयर की बात करती है। अब इस पूरे के पूरे एक सिस्टम को हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोग का भी थोड़े जो एक परसेप्शन है इस चीज को लेके वो थोड़े क्लियर होंगे कि अगर हम इतिहास की बात करें, अगर हम इनिशियल थिंकर्स की बात करें और उसके बाद मॉडर्न थिंकर्स तक जाएं, तो हम लोगों ने शुरुआती तौर पर देखा कि जो इंडिविजुअल है उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न जो था शुरू हुआ, और ये चीज समझने की कोशिश की गई कि इंडिविजुअल की क्या एग्जिस्टेंस है स्टेट के अंदर। बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेट का एक तरह से इमेज थी, जो रोल थी, वो इंडिविजुअल के ऊपर हावी हो गया, और ये समझ में हमें आया कि जो इंडिविजुअल है इसका जो हाईएस्ट फॉर्म है वो स्टेट है। जैसा कि हम देखते हैं एरिस्टोटल प्लेटो की बातों में, इंडिविजुअल का हाईएस्ट फॉर्म वो स्टेट को कहते हैं। वहीं एरिस्टोटल कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो पहले आता है, परंतु जब स्टेट बन जाता है तो स्टेट उससे पहले हो जाता है एक तरह से। तो इन शॉर्ट कि स्टेट की एग्जिस्टेंस और स्टेट का बना रहना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए माना गया। बट जब मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आए,
तो इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया? इन्होंने फोकस किया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के ऊपर। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये थिंकर्स कहते हैं कि लिबर्टी की बात की जाए, इक्वालिटी की बात की जाए और जस्टिस की बात की जाए। अब अगर मैं लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की बात करूं तो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस स्टेट के साथ तो जुड़ा नहीं होगा, ये जुड़ा होगा व्यक्ति के साथ, दैट मीन्स इंडिविजुअल के साथ। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शुरुआत तो इंडिविजुअल से हुई, फिर राज्य जो है एक तरह से सबसे पहले हो गया, परंतु आने वाले समय में, मॉडर्न समय में क्या हुआ, व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति की सोच ये आगे बढ़ने लगी। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिविजुअल की सोच को लेके किस तरीके से फर्क आ सकता है उसको भी मैं आपको बड़े एक एग्जांपल से समझाता हूँ। भारत जैसा देश जो आज 21वीं शताब्दी में चल रहा है, अगर हम बात करें ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर, तो दुनिया की तीसरी सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर इसको देखा जाता है। पॉपुलेशन में आज हम दुनिया पे सेकंड नंबर पे आते हैं, लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन इस देश की है। ह्यूमन राइट्स के मामले में भारत का जो एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैंड है या इंटरनेशनल जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो काफी बेटर है। एनवायरनमेंट की कंसर्न्स की हम बात करते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट में भारत ने आर्टिकल 377 को लाकर उन सभी लोगों को भी राइट दिया जो कि सेम जेंडर से अट्रैक्टेड हैं या सेम जेंडर में शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चाहे वो गे या लेस्बियन वाला इशू हो। इन सभी मैटर्स पे जो है होमोसेक्सुअलिटी को भारत ने मंजूरी दी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बहरीन की बात करें, जहां पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो नहीं है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहरीन के राजा ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति होमोसेक्सुअलिटी में पकड़ा जाता है, अगर वो होमोसेक्सुअल है, तो ऐसे व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाएगा रोड पे खड़े करके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फर्क होता है। आप आए दिन देखते हैं कि भारत में भी इन मुद्दों को लेके कई बार प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं, कई बार परेड्स निकाली जाती हैं, ठीक है, ताकि ये जो मैटर है, ये जो इशू है, इंडिविजुअल का जो एक तरह से परसेप्शन है, सोच है, उसके लिए कोई काम किया सके और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का मौका मिले। तो ये क्या था? ये मॉडर्न एक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल था जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज लेके आए। इन्होंने कहा व्यक्ति को आजादी दो। किस प्रकार से आजादी दो? कि राज्य के जो कानून है, जो नियम है, राज्य की जो प्रणाली है, वो व्यक्ति की डेवलपमेंट में उसको हेल्प करे और वो इस डेवलपमेंट में अपने आप को पूर्ण तौर पर आजाद समझे। जैसा कि मैंने कहा, ह्यूमन राइट, जहां चाहे रहिए, जहां चाहे जो चाहे रिलीजियस प्रैक्टिस आप जो है फॉलो कीजिए, जिस प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाइए। दूसरी तरफ इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये एक और एग्जांपल है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, ठीक है, और रिलीजन, और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो ये एक बड़ी डिमांड रही डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर एंड मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इसको अचीव करने में काफी काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% अचीव हुआ, बट काफी काम किया एंड स्टिल दे आर वर्किंग ऑन। वहीं बात की जाए जस्टिस की, तो जस्टिस भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। जस्टिस सीधे तौर पर कहता है कि जहां इक्वालिटी है वहां पर जस्टिस अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि 3 हमारे मेन पिलर हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, जहां पर इंडिविजुअल जो है आज सबसे इंपॉर्टेंट है इन देशों के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो वहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी की अगर बात की जाए, इंडिविजुअल क्या चाहता है, किस तरह करना चाहता है, वो सब चीजें उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसकी इक्वालिटी और जस्टिस, ये सारी की सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार के नियंत्रण में होती है। आप आए दिन सुनते हैं कि भारत में यहाँ विद्रोह हुआ, वहां विद्रोह हुआ, अमेरिका में विद्रोह हुआ, और आप देखते हैं उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पर क्या आपने चाइना में कोई विद्रोह होते हुए देखा है? क्या आपने रशिया के अंदर कोई विद्रोह होते हुए देखा है? क्या नॉर्थ कोरिया में कोई विद्रोह देखा है आपने? क्या दुबई के अंदर कोई विद्रोह होते हुए देखा है? कतर के अंदर कोई विद्रोह देखा है? ठीक है, क्यों नहीं होता? होते हैं, परंतु वहां की मीडिया और वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के विद्रोह को कभी भी जनता के सामने नहीं आने देती एंड मोस्टली इस तरह के विद्रोह को कुचल दिया जाता है, जैसा हमने चाइना के ताइवान स्क्वायर में देखा था, जहां पर हजारों बच्चों के ऊपर टैंक्स चढ़ा दिए गए, गोलियां चला दी गई थी उनके ऊपर। इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं बेसिकली उनकी। अब हम नॉन डेमोक्रेटिक वर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए हैं, बेसिकली हम ऐसी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जो लोगों के मत पर आधारित नहीं है। देखिए, 3 हिस्सों में हम चीजों को बांटते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स,
पहला पॉइंट, या मैं इसको थोड़ा सा एक पहले हो गए पॉलिटिकल लीडर्स, फिर आ गया राज्य, और फिर आ गए लोग। तो जब हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करते हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां ये तो हमें समझना पड़ेगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वैल्यू राज्य की है। और राज्य की वैल्यू कैसे है? क्योंकि राज्य क्या देता है? शक्ति का प्रतीक है। और ये शक्ति किस पे जाती है? ये शक्ति जाती है इन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। अब इनको मनोनीत कैसे किया जाता है, चुना कैसे जाता है? तो ये या तो मिलिट्री डिक्टेटर हो सकते हैं, मोनार्क हो सकते हैं, अथॉरिटेरियन हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, ठीक है, या वही पैट्रियार्कल सिस्टम हो सकता है, ओलिगार्ची हो सकती है, ऑटोक्रेसी हो सकती है। इस तरीके से ये लोग हो सकता है आके सत्ता में बैठे हो। हम एग्जांपल देते हैं अभी नॉर्थ कोरिया का। किम जोंग जो अभी नॉर्थ कोरिया के एक तरह से आप कह सकते हैं तानाशाह हैं। पहले उनके पिता जो थे वो वहां के तानाशाह थे, ठीक है, और इस तरीके से तानाशाही चलती गई और आगे पता नहीं कब तक चलती रहेगी। हम जब इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ व्यक्ति जो है, व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है, इंडिविजुअल का पास कोई भी राइट नहीं है। ना यहाँ पर लिबर्टी की बात होगी, ना यहाँ पर इक्वालिटी की बात होगी, ना यहाँ पर जस्टिस की बात होगी। क्लियर? यहाँ पर सिर्फ बात किसकी होगी? यहाँ पर होगी शक्ति की बात, सत्ता की बात, एक दूसरे से लड़ने की बात और पॉलिटिकल लीडरशिप को हासिल करने की कोशिश की बात। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में पता होगा। जब मुगल्स भारत आए, अलग अलग आप कह सकते हैं इन्वेंटर भारत आए, भारत का इन्वेंशन किया गया, तो उस समय पर बहुत बड़े तौर पर ऐसा होता था कि बाप ने बेटे को मार दिया, चाचा ने भतीजे को मार दिया, और इस तरीके से एक के बाद एक सत्ता छिनती गई। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि मुगल काल में लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, लोगों के डेवलपमेंट की बात की जा रही थी? कई बार हम मुगल एरा को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरह की बातें बोल देते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि सब जो तानाशाह रहे या जितने भी शासक रहे, उन सबका फोकस क्या था? सत्ता को हासिल करने में। हर किसी को पूरे भारत को जीतना था, और यही सत्ता की जो भूख थी वो चलती रही। और इसी से हमें समझ में आता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, जहां पर व्यक्ति या जो लोग हैं उनका मत काम नहीं करता, वहां पर सत्ताएं किस प्रकार से चलती हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया बेसिकली, कि किस तरह की ये सत्ताएं होती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमें स्टालिन, मुसोलिनी और हिटलर की याद आती है, जिन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक नए दौर में लाके खड़ा कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की जब शुरुआत हुई तो ये तीन नाम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए पूरी दुनिया के लिए। एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने अपनी चाह में कि वो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह बने, उन्होंने एक पूरी वॉर को वेज किया, हजारों लाखों लोग मारे गए। जर्मनी के अंदर जूस का कत्लेआम हुआ, किस तरीके से हॉलोकास्ट में करोड़ों जूस को जो है मार दिया गया। और मैं करोड़ों वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम उन कंसिक्वेंसेस को देखते हैं जो जर्मनी में हुए, बट हम इस बात से अवेयर नहीं है कि उस समय जूस का मैस्करस सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में नहीं हो रहा था, यूरोप में जगह जगह पूरी दुनिया में जहां भी जूस थे उनको मारा जा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक एक तरह से कह सकते हैं मत से नहीं आती हैं, वो कितनी ज्यादा अहिंसा को कर सकती हैं और कितनी ज्यादा लोगों के लिए गलत हो सकती है। तो स्टूडेंट, ये था आज के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हमारा ये टॉपिक। आई होप के सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट डाउन किया। आप अपने डाउट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।